अब विरोधाभास देखिए, मार्च के शुरू होते ही मौसम ठंडा हो गया, लेकिन उससे ठीक पहले फरवरी का महीना गर्म रहा। दिल्ली ने बीते 74 साल में सबसे गर्म फरवरी को महसूस किया। पूरी दुनिया में गर्मी के मामले में ये फरवरी कैसी रही, इसके आंकड़े अगले कुछ दिन में आने वाले हैं। तभी पता चलेगा कि क्या इस बार की फरवरी पिछले साल की फरवरी का रिकॉर्ड तोड़ेगी। यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S के मुताबिक पिछले साल की फरवरी यानी फरवरी 2024 ने दुनिया भर में औसत गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा था और वो आज तक रिकॉर्ड किया गया फरवरी का सबसे गर्म महीना रहा था। C3S के मुताबिक फरवरी 2024 पूर्व औद्योगिक औसत से 1.8 डिग्री ज्यादा गर्म रहा। पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री की सीमा से कहीं ज्यादा। लेकिन इस साल जनवरी के आंकड़े आ चुके हैं और उसने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। C3S के मुताबिक जनवरी 2025 आज तक का सबसे गर्म जनवरी रहा। 1991 से 2020 के औसत से 0.79 डिग्री ज्यादा। अगर पूर्व औद्योगिक स्तर के औसत तापमान के मुकाबले देखें तो जनवरी 2025 1.75 डिग्री गर्म रहा। बीते 19 महीने में यह 18वां महीना रहा जब वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक औसत तापमान से 1.5 डिग्री से ज्यादा ऊपर रहा, जो पेरिस समझौते की पहली सीमा तय की गई थी। पेरिस समझौते की इस लिमिट के साथ कितना खिलवाड़ हो चुका है, इस पर भी हम करेंगे बात। जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो एक शब्द बार बार सामने आता है, प्री इंडस्ट्रियल एवरेज टेम्परेचर, यानी पूर्व औद्योगिक औसत तापमान। इसे समझे बगैर क्लाइमेट चेंज में हो रहे बदलाव की गंभीरता का आकलन नहीं हो सकता। पूर्व औद्योगिक औसत तापमान का मतलब है 1850 से 1900 के बीच के दौर का वैश्विक औसत तापमान। आज तापमान में हो रहे बदलावों के लिए इसे बेसलाइन माना जाता है। 50 साल के इस दौर को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दौरान दुनिया में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, तेल वगैरह के इस्तेमाल से बड़ी तेजी से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ी, जिन्होंने 1850 से पहले के मुकाबले आबो हवा पर कहीं ज्यादा असर डाला। इसीलिए इस औसत तापमान को आधार मानकर आज के तापमान का आकलन किया जाता है और यह अंदाजा लगता है कि हमारी गतिविधियों के कारण क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है या क्लाइमेट कैसे बदल रहा है। हम अब ये समझ चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का बढ़ता औसत तापमान हम पर कितना असर डाल सकता है। इसकी वजह से आए दिन बेमौसमी बदलाव देखने को मिलते हैं। गर्मियां और गर्म हो रही हैं। बरसात के दिनों में कहीं सूखा पड़ सकता है तो कहीं अतिवृष्टि हो सकती है। सर्दियां इस वजह से सिकुड़ती जा रही हैं। चक्रवाती तूफान के पैटर्न पर भी असर पड़ा है। इससे नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज की इस रफ्तार को कम किया जाए। इसी से निपटने के लिए हर साल दुनिया के किसी एक देश में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है। इसी दिशा में 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक रही। इस बैठक का सबसे बड़ा नतीजा यह रहा कि दुनिया के तमाम देशों के बीच इस बात पर एक राय बनी कि दुनिया के औसत तापमान को पूर्व औद्योगिक औसत तापमान से 1.5 डिग्री तक ही सीमित रखा जाए, यानी उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा वो न बढ़े और किसी भी हाल में 2 डिग्री से अधिक तो उसे न बढ़ने दिया जाए। इसके लिए सभी देशों को अपनी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, इमिशन कम करना होगा, जो तभी हो सकता है जब फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, तेल और गैस की खपत को कम से कम किया जाए। सभी देश क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने के लिए खुद को लचीला बनाएं, अपनी नीतियों में जरूरी बदलाव करें। सभी देश पारदर्शी तरीके से ये बताएं कि क्लाइमेट चेंज को घटाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, क्या लक्ष्य तय किए हैं। इसके लिए नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसे संक्षेप में NDC कहा गया, वो तय किए गए, जिसके तहत देशों ने क्लाइमेट चेंज से निपटने की अपनी योजनाएं संयुक्त राष्ट्र को सौंपी। इनमें यह बताया गया कि ग्रीन हाउस गैसों को देश कैसे कम करेंगे। इसे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हर देश के नेतृत्व का एक वादा आप मान सकते हैं। हर 5 साल पर देश अपने NDC को अपडेट करते हैं। ये समीक्षा की जाती है कि वादे पर कितना अमल हुआ और कितना बाकी है और आगे क्या किया जाना चाहिए। तो पेरिस समझौते ने दुनिया को बेहतर और जीने लायक बने रहने देने के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया। देश स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़े, लेकिन लगता नहीं कि इस दिशा में उतना हासिल हो पाया है जितना होना चाहिए था। इसका उदाहरण है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S की रिसर्च के नतीजे। C3S के मुताबिक पिछला साल 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल रहा, यानी जब से रिकॉर्ड रखे जाने शुरू हुए तब से सबसे गर्म साल। आप देख सकते हैं इस आखिरी लाइन को, इसने 1.5 डिग्री की वो सीमा जो तय की गई थी पेरिस समझौते में, वो तोड़ दी है औसत तापमान के मामले में। और सिर्फ औसत ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि पिछले साल का हर महीना
बीते सभी सालों के उसी महीने से ज्यादा गर्म रहा। C3S दुनिया के अलग अलग देशों की प्रयोगशालाओं के आंकड़ों को जुटाकर उनका विश्लेषण करता है और फिर नतीजे पर पहुंचता है। 2024 के इतना गर्म होने के पीछे सबसे बड़ी वजह मानव जनित कारणों से तापमान का बढ़ना है। इसके अलावा अल नीनो जैसी मौसमी प्रक्रियाएं भी पिछले साल के ज्यादा गर्म रहने की एक वजह रही। C3S के नतीजों में यह भी सामने आया कि पिछले 10 साल का हर साल, यानी 2015 से 2024 तक का हर साल आज तक के 10 सबसे गर्म सालों में से एक रहा। तो क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है जिससे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। अगर हम ये देखें कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन से देश हैं, तो ये पता लगेगा कि किस किस ने सबसे ज्यादा इसमें भूमिका निभाई। वैसे आज तक सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने के मामले में सबसे ऊपर आता है अमेरिका, लेकिन पिछले कई साल से चीन ने उसकी जगह ले ली है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के मुताबिक साल 2022 में चीन ने सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। दुनिया के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 30% अकेला चीन करता है। इस बड़े गोले से आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका आता है, तीसरे स्थान पर भारत है और चौथे स्थान पर यूरोपियन यूनियन के तमाम देश, फिर रूस, जापान, ब्राजील और अन्य देशों का नंबर आता है। और उसी हिसाब से ये जो गोले हैं आप देख सकते हैं छोटे हो रहे हैं। दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देश दुनिया के कुल प्रदूषण का 83% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अगर प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस उत्सर्जन के हिसाब से देखें तो दुनिया में 20 सबसे आगे जो देश हैं वही हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के मुताबिक 2022 में सऊदी अरब इस मामले में सबसे आगे रहा, यानी प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन सऊदी अरब ने किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेरिका, फिर कनाडा रहे। इसका मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति ये देश सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। चीन कुल प्रदूषण फैलाने में तो सबसे ऊपर है, लेकिन सब बड़ी आबादी होने के कारण उसका प्रति व्यक्ति प्रदूषण कम हो जाता है। हालांकि फिर भी 10 टन के साथ वो काफी ज्यादा है। 2022 में चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा थी और अब वो जगह भारत ने ले ली है। बड़ी आबादी के कारण भारत का भी प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन काफी कम है, करीब 2.5 टन के आसपास। तो चीन से ये लगभग 1/4 है। चीन और भारत जैसे विकासशील देशों के मामले में खास बात यह है कि इनके आगे विकास और औद्योगिकरण की संभावनाएं अभी काफी ज्यादा हैं, इसलिए इनका उत्सर्जन अभी और बढ़ेगा। जबकि विकसित देश इस मामले में पहले ही काफी तरक्की कर चुके हैं, पहले ही दुनिया में काफी धुआं फैला चुके हैं। यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के मामले में विकसित देशों की जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन दुनिया का सबसे औद्योगिक देश अमेरिका ही इस जिम्मेदारी से भाग रहा है।